बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ लाउडस्पीकर 90 FM में आज ऋषि कृषि श्रृंखला के अंतर्गत हमने आपके बीच उप निदेशक कृषि अरविंद सिंह जी को बुलाया है। अरविंद सिंह जी का अपने लाउडस्पीकर 90 FM के श्रोताओं और दर्शकों की ओर से हार्दिक अभिनंदन। सर थैंक यू। आप के बारे में बता दूं कि ये मूलतः सिंह साहब जौनपुर जनपद के निवासी हैं और टीडी कॉलेज से आपने BSc AG किया और MSc AG पंतनगर यूनिवर्सिटी से आपने किया। गोरखपुर में तैनाती के पहले आप यूपी के कई ज़िलों में रह चुके हैं। भदोही में इसके पूर्व आप इसी पद पर तैनात थे और कृषि विभाग के संबंधित विभिन्न विभागों का, उसके विभिन्न उपक्रमों का आपका एक लंबा अनुभव है। तो आज हम किसान भाइयों से उन सारे बिंदुओं पर बात करेंगे सिंह साहब से जो किसानों के लिए उपयोगी हैं। आप ध्यान से हमारी इस वार्ता को देखें और सुनें। सिंह साहब, इस समय सीज़न तो खरीफ का है, लेकिन इसके पहले आप चूँकि मृदा परीक्षण के भी अधिकारी रहे हैं, मैंने आपके प्रोफाइल में देखा है कि कई ज़िलों में तो आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स भी कृषि को एक स्टार्टअप के रूप में अपना रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि खेती शुरू करने के पहले सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए? खेती शुरू करने के सबसे पहले सभी लोगों को का स्वागत। खेती करने के सबसे पहले हमारा काम जो स्टार्ट होता है मृदा परीक्षण से होता है जी। और मृदा परीक्षण का जो हमारे लेवल पे लक्ष्य है वो इस ज़िले का 20,000 था। मृदा परीक्षण का सबसे सही समय जो होता है वो 15 अप्रैल से 15 जून होता है जी। क्योंकि जब खेत में नमी रहती है या फसल रहती है तो बायो एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, जैव क्रियाएं चलती रहती हैं, जिसकी वजह से सही रिजल्ट हमको मिल नहीं पाता। जी जी। तो ऐसी स्थिति में मृदा परीक्षण के लिए 15 अप्रैल से 15 जून तक ही मृदा का नमूना लेना चाहिए जी। और 6 इंच गहराई तक का लेना चाहिए। एक खेत अगर है तो उसमें 4-5 जगह से लेना चाहिए जी। और सारी मिट्टी मिला के फिर उसको आधा कर लें, इस तरह से 200 ग्राम बना लें जी। और उसको ले आके हमारे बीज गोदाम पे दे दें, हमारी लैब में दे दें। सबसे अच्छा तो होगा कि आप जिन नए बच्चों की बात कर रहे हैं वो हमारे लैब में आएँ, उनके सामने टेस्ट हो, वो खुद देखें या खुद टेस्ट करें। और हम लोग एग्री जंक्शन इस तरह के हैं तो उनको भी प्रमोट कर रहे हैं। इसके लिए सरकार की सब्सिडी भी है कि उनको हम लोग लैब भी देंगे जी। भदोही में हम लोगों ने एक लैब दिया था। यहाँ इस तरह का कोई स्टार्टअप इस तरह का सामने आया नहीं तो यहाँ लैब का भी प्रोविज़न है। हम उनको लैब दें, वो सीखें करें अपने से जी। इसके लिए कोई शुल्क भी उन्हें देना है? किसान अगर खुद लेके आता है मिट्टी तो कोई शुल्क उसको नहीं देना है जी। और अगर जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे सीड स्टोर पे दे देंगे, हमारा आदमी लेके आएगा तब उसमें कुछ शुल्क है। और हमारे लोग जो हमारा लक्ष्य होता है, जो नमूना कलेक्ट करते हैं 20,000 का, वो गांव आइडेंटिफाई होते हैं, उन गांव का 100% हम लोग करते हैं। उसमें भी किसी को कुछ नहीं देना है जी 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 जी। और किसान अगर खुद लैब तक लेके आते हैं तो उनका भी फ्री है जी। तो अगर जो कोई किसान लेके आना चाहता है तो वो कहाँ संपर्क करे? वो अपने तहसील में हमारे उप संभागीय कृषि अधिकारी का कार्यालय है, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। सबसे आसान उनके लिए है कि हमारा बीज गोदाम हर ब्लॉक में है जी जी जी। तो अपने ब्लॉक के बीज गोदाम से वो बीज लेते होंगे, वहाँ जाके इंचार्ज से संपर्क करके वहाँ से भेज सकते हैं जी। एक किसानों के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं शुरू कर रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। एक किसानों को अच्छा बीज, जैसे अच्छी लागत के लिए, अच्छी उपज के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और सरकार का उसमें क्या क्या सहयोग मिल रहा है? देखिए, लोग जानवर पालना कम कर दिए हैं। पहले कृषि पशुपालन, हम लोग जब बचपन में थे तो गांव में कहावत कही जाती थी, कृषि हमारा जीवन है, पशु हमारा धन है जी। इसीलिए पशु को पशुधन कहा जाता था जी जी जी। गाय के गोबर को हमारे यहाँ लक्ष्मी कहा जाता था। खलिहान में अनाज आने के पहले गाय के गोबर से उसको लीपा जाता था जी कि लक्ष्मी जी आ रहे हैं, उनका स्वागत ऐसे करेंगे जी जी। पशु कम होते गए तो ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ कम होता गया। हम लोग जो टेस्ट कर रहे हैं सॉयल, मैं गोरखपुर की ही बात क्या करूं, मैं देवरिया में भी रहा हूं, भदोही में भी रहा हूं, सिद्धार्थनगर में रहा हूं।
यहाँ पे 0.2 to 0.3% कार्बनिक पदार्थ ज़मीन में है जी, जबकि होना चाहिए 0.8% के नीचे नहीं। जी, तो हम लोग कहाँ हैं आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी, जी, रासायनिक खाद से एक निश्चित लेवल तक पैदावार ले जा सकते हैं, लेकिन अगर ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ की कमी है तो आप फिर उसके आगे नहीं बढ़ सकते जी। और वो सस्टेनेबल भी नहीं होगा। किसी किसान से आप बात करें कि पिछले साल जितना उसने डाई, यूरिया, पोटास, कोई भी रासायनिक खाद डाला था, अगर उतना ही डाले तो क्या इस साल भी उतना पैदावार होगी? वो कहेगा नहीं, उसको बढ़ाना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो इसके लिए भी हमारे यहाँ प्रोविज़न है। हम लोग जो है 50% अनुदान पे ढैंचे का बीज भी देते हैं जी। और इस साल हम लोगों ने 256 कुंटल ढैंचे का बीज भी बांटा है इस जिले में जी। 50% अनुदान पे जी। पहले एक व्यवस्था थी कि बीज जो है पूरे दाम पे किसान ले जाता था और इसके बाद सब्सिडी हम उसके खाते में भेजते थे जी। मार्च से ये भी व्यवस्था परिवर्तित हो गई। अब किसान जाएगा, अपना अंगूठा लगाएगा, आधार कार्ड लेके जाएगा, आधार ऑथेंटिकेशन होगा। किसान ने रजिस्ट्रेशन अपना कराया हुआ है यूपी एग्रीकल्चर पे, तो उसका खतौनी जो उसमें डाला है वही खतौनी वो सिस्टम पकड़ेगा और उतने तक का बीज वो सब्सिडी एट सोर्स बने, उसको जो अनुदान है वो काट के 50% आधे दाम पे वहाँ से मिल जाएगा। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि यूपी एग्रीकल्चर पे रजिस्ट्रेशन, मुझे लगता है कि बहुत सारे किसान इस पे रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं, पीएम किसान आने की वजह से सारे लोग करीब करीब अब रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड हो गए हैं, क्योंकि सबका पीएम किसान आ रहा है। आप हमारे दफ्तर में जाएंगे तो जिसका कोई किस्त रुक जाती किसी वजह से जी, वो आके अभी आप जाएंगे तो 10-20 लोग आपको मिलेंगे। यदि किसी का नहीं है हाँ, तो वो कैसे रजिस्ट्रेशन करा? किसी भी सहज जन से, पब्लिक डोमेन में है, आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। UPagriculture.com पे जाएंगे, अपने मोबाइल से करते हैं, मोबाइल में डालेंगे गूगल पे यूपी एग्रीकल्चर, वो खुल जाएगा। उसमें आप अपना नाम डालेंगे, पिता का नाम डालेंगे, गाटा संख्या डालेंगे, रकबा डालेंगे, खतौनी वो करेंगे और इसके बाद वो डेटा आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा डीडी एग्रीकल्चर के लॉगिन पे जी। फिर वहाँ पे खेत कितना है इसके ऑथेंटिकेशन के लिए आप अपनी खतौनी लेके वहाँ चले जाएंगे और खतौनी देख के वहाँ पे एक सेल ही बना हुआ है अलग से जी, 2 लोग उसमें लगे हैं, वो तुरंत आपका अप्रूव कर देंगे। तो इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को क्या क्या फ़ायदे होते हैं? इसमें कृषि विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं सबकी, जैसे सोलर पंप ले सकते हैं, कृषि यंत्र ले सकते हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर ले सकते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट हब है, उसमें 1 करोड़ तक पे हम लोग 40% सब्सिडी देते हैं कृषि यंत्रों पे, बीज ले सकते हैं, जिप्सम ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कृषि विभाग की जितनी स्कीम है रजिस्ट्रेशन होने के बाद, जब तक अच्छा रजिस्ट्रेशन पूरे ज़िंदगी में एक बार होना है जी। जब वो उनकी डेथ हो जाएगी तो डेथ सर्टिफिकेट के बाद जो उनके वारिस होंगे उसको जब वहाँ पे अपलोड करा देंगे तो उनका नाम हट जाएगा और उनका नाम आ जाएगा। आपने पेठा देख के बताया कि हमारे यहाँ एक कैसे क्या है, मतलब पेठा की मतलब वो ऐसी खेती है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा लागत नहीं है। भथुआ के बारे में तो आप थोड़ा सा उसको हमारे किसान भाइयों को भी बताइए, क्योंकि हमारे जो ज़िले की ज़मीन है क्या उसके लिए उपयुक्त है कि नहीं, कि जो पेठा बनाने के लिए भथुआ का ही उत्पादन करते हैं, तो वो कैसे क्या है, थोड़ा सा आपने बहुत मज़ेदार सवाल पूछा। इलाहाबाद में एक समर बहादुर पटेल हैं, पटेल जी के पिताजी बाजरे की और गेहूं की खेती करते थे। बाजरा तो उनको कुछ मिल जाता था लेकिन गेहूं खाने भर को होता था जी। समर पटेल ने बाजरा को रिप्लेस कर दिया भथुआ से और समर कहते हैं कि साहब 5 एकड़ कुल ज़मीन है और 5 एकड़ में 1.5 मीटर 2-2 मीटर पे 2-2 बीज खाली, जैसे ही पहली बारिश हुई जी वो उसको गाड़ देते हैं जी और चले आते हैं घर। ये ऐसी फसल है कि न इसमें नीलगाय लगेगा, न इसमें बछड़ा लगेगा, न इसको डाई चाहिए, न इसको यूरिया चाहिए, न इसको पोटास चाहिए, न इसको पानी चाहिए। और जब ये फसल तैयार हो जाती है तो तोड़ के सड़क के किनारे रख देते हैं जी। और आगरा से पेठा बनाने वाले जो हैं वो जब चलते हैं ट्रक लेके तो 700-800 रुपया कुंटल बिक जाता है। और ये ऐसा फल है कि इसको जंगली सूअर भी नहीं खाता, वो तोड़ के वहाँ रख देते हैं और कोई चोरी भी नहीं करता। अगर कोई चोरी भी करेगा तो 1 आध भथुआ ले जाएगा जी। ये किसी के जो लोग कमर्शियल वो नहीं कर रहे हैं उनके काम का नहीं है जी जी जी। तो इसलिए इसकी चोरी भी नहीं होती। ये बहुत अच्छी फसल है और 700-800 रुपया कुंटल से नीचे कभी जाता ही नहीं जी। वो तो उसके तुरंत बाद क्या करते हैं कि इसको तोड़ने के बाद
समर क्या करते हैं कि तोड़ने के बाद फिर इसमें जो है वो आलू लगा देते हैं। ज़मीन चूँकि खूब बढ़िया, ये न्यूट्रिशन बहुत कम ज़मीन से लेता है, तो ज़मीन खूब बढ़िया रहती है, आलू लगा देते हैं। कहते हैं साहब बम्पर आलू होती है। और वो G32 लगाते हैं, जो आलू थोड़ा सा छोटा होता है और सीड के लिए, किसान बीज के लिए छोटा आलू पसंद करता है, तो उसकी बाज़ार में स्टोर में रखते हैं और वो बीज बेच देते हैं। फिर आलू के खेत में मूंग बड़ी अच्छी होती है। जी जी जी। इसके बाद ये उसमें मूंग बोते हैं और कहते हैं कि साहब बड़े मज़े से 10 लाख रुपया मैं 5 एकड़ से हर साल बचा लेता हूँ। मैंने उतने का सेल नहीं करते, उतना बचा लेते हैं 5 एकड़ से। बहुत बड़ी। और बिना किसी उसके आलू लेट से बोते हैं, क्योंकि बीज वाला आलू पैदा करना होता है, तो इसलिए लेट से बोते हैं, तो पाला का समय क्रॉस हो गया होता है जी। और उनकी आलू फरवरी में वो हार्वेस्ट होती है और फिर फरवरी में मूंग बो देते हैं। मूंग में खाली एक पानी देते हैं, कब? जब उसमें एक एक फूल दिखता है। किस तरह की मिट्टी चाहिए इसके लिए? हाँ, इसके लिए आपके ब्रह्मपुर ब्लॉक में आप देखिए तो लाइट सॉइल चाहिए, तो आपको ब्रह्मपुर में मिल जाएगा। आपके सरदार नगर में काफ़ी ज़मीन है इस तरह की, जंगल कौड़िया में आपको इस तरह की ज़मीन मिल जाएगी, बांस गांव के कुछ पार्ट में भी इस तरह की ज़मीन मिल जाएगी। जी जी। जो हल्की ज़मीन है, जहाँ पानी कम रुकता है, इसमें अगर पानी रुकेगा तो ये फसल नष्ट हो सकती है। जी जी जी। तो यहाँ गोरखपुर में अभी मुझे लगता है कि इस पर किसानों ने काम शुरू नहीं किया है। असल में हाँ, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब तक एक ट्रक के नीचे होगा तब तक आपका कोई लेने नहीं आएगा जी। व्यापारी जब आएगा तो उसको चाहिए 2-4 ट्रक। जी जी। तो ये जब तक सारे लोग मिलके नहीं करेंगे, अधिकतर लोग एक गांव में 10-15 लोग नहीं करेंगे, तब तक इतना प्रोड्यूस नहीं होगा, तो कौन आएगा आपका? मतलब ये लाभकारी है, बहुत लाभकारी है, कोई लागत नहीं है। जी 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 जी। तो आप लोग भी अपने विभाग की ओर से किसानों को? हाँ, हम लोग असल में हाँ इस पे भी हम लोग चर्चा करते हैं जी। हमारी हर गोष्ठियों में भी किसान पाठशालाएं हमारी चल रही हैं जी। 30 तक ख़त्म हो जाएंगे। हम लोग हर गांव के 2 रेवेन्यू विलेज को मिला के, माने 2 रेवेन्यू विलेज में किसान पाठशाला करते हैं साल भर में, और इस तरह से पूरे साल में हर गांव को हम लोग टच कर लेते हैं। जी जी। खरीफ में, रबी में 2 कप किसान पाठशाला करते हैं। इसके बाद ब्लॉक लेवल की गोष्ठी करते हैं। ब्लॉक स्तरीय गोष्ठियाँ 1 जुलाई से स्टार्ट हो रही हमारी जी। तो किसान भाई उस अपने गोष्ठियों में सीड स्टोर पे पता कर ले किस डेट पे किस गांव में है, और वहाँ जाएं। वहाँ कृषि वैज्ञानिक रहते हैं KVK के। उस इलाके का जो अच्छा किसान रहता है, जो उस पे इनाम पाया है, उस किसान की भी वार्ता हम लोग रखते हैं। जी 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 जी। तो जो इनाम पाने वाले किसान हैं उनको 500 रुपया मानदेय भी देते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक चीज़ ये है कि किसान भाइयों को तुरंत कोई चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि जो भी पैसा हम लोग देते हैं किसान के आधार से लिंक अकाउंट में भेजते हैं। जी 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 जी। तो इसलिए हो सकता है कि उनका पैसा जाने में 2-4 दिन लगता हो इसमें। ये आपको बता दूं कि लाउड स्पीकर 90 FM की मदर इंस्टीट्यूशन सेफ सोसाइटी है, और सेफ सोसाइटी महाराजगंज ज़िले में के पनियरा ब्लॉक में नाबार्ड के सहयोग से हम लोग भी वहाँ सहजन की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और उसमें लगे हुए। और भी सेफ सोसाइटी जिस तरह से जो वीमेन बच्चों और महिलाओं के एम्पावरमेंट पे लगी हुई है। हम लोग बेसिकली आज जो खरीफ का भी मौसम है, इस समय किसान धान के लिए जो बेहन डाल चुका है, तो अच्छी धान की फसल प्राप्त करने के लिए किसान को क्या क्या करना है, कैसे क्या क्या तैयारी करनी है, थोड़ा सा इस पर भी सिंह साहब प्रकाश डालें। आपका बहुत अच्छा सवाल है। खेती में 2 चीज़ इस्तेमाल, एक अधिक पैदा लेना, एक अधिक मुनाफा कमाना। जी। मुनाफा तब बढ़ेगा जब उसके लिए 3 चीज़ें होगी। हम लागत घटा दें, जी, उतने पैदावार मिले जितना पुरानी लागत में मिलता था, तब हमारी आमदनी बढ़ सकती है। जी। दूसरी चीज़ यह है कि हम उतने लागत में उपज बढ़ा दें। जी। तीसरी चीज़ है कि उस उपज की मार्केट में कीमत अच्छी मिल जाए। जी जी जी। वो हमारे हाथ में नहीं है, मार्केट फोर्सेस के हाथ में है। लेकिन 2 चीज़ें हम कर सकते हैं। जी। जैसे हम लोगों ने इस ज़िले में ट्रायल्स किए हुए हैं। पिछले साल 50 हेक्टेयर में अरमों गांव में हमने किया था। जी। धान के साथ मछली की खेती, जहाँ पे वाटर धान के साथ मछली की खेती। हाँ, 50 हेक्टेयर में हम लोगों ने अमवा में किया था पिछले साल। और तिलपिया एक मछली होती है जी, जिसको कम पानी चाहिए होता है। 1 फीट तक अगर पानी है जी, और
15 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक लगा रहता है, 9 इंच से लेके 1 फीट तक जी। उसमें बड़े मज़े से तिलपिया आ सकती है। और जो उसकी फाइंडिंग्स है मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, हमारे सब दिमाग में है जी। वहाँ पे क्या हुआ कि जब तिलपिया मछली हम लोगों ने डाला तो एक पहली बड़ी समस्या सॉल्व हो गई, किसान की घास नहीं आई। नहीं, अच्छा। धान में घास आती थी तो किसान को उसके लिए वीडीसाइड स्प्रे करना पड़ता था, वो उसका पूरा पैसा बच गया जी। लागत कम हो गई जी। दूसरी चीज़ ये हुई कि कल्ले ज़्यादा निकले। जी। जब कल्ले ज़्यादा निकले तो क्या होगा, जो मदर प्लांट होता है उसकी बाली हरदम छोटी होती है। मदर प्लांट मतलब बीज से जो पौधा बनता है। जी, जी, जी। लेकिन जो टिलर से बाली वो पौधा बनता है उसकी बाली बड़ी होती है। जी, जी, जी। तो उसमें कल्ले ज़्यादा निकले। जी। तो अमवा गांव को जो धान का एवरेज प्रोडक्शन था, औसत उत्पादकता थी, वो 45 कुंटल थी, लेकिन उसमें 55 कुंटल तक पर हेक्टेयर धान हमको मिला। जी। क्योंकि कल्ले ज़्यादा निकले, घास नहीं आई, कीड़े नहीं आए, मछलियाँ कीड़ों को खा गईं। अच्छा। घास, अच्छा, उनकी एक्टिविटी से जब वो मूवमेंट करेंगी तो छेड़छाड़ होगा उससे, जी। तो कल्ले ज़्यादा निकलेंगे। जी। तो 3 फ़ायदा ये हुआ। दूसरी चीज़, पर हेक्टेयर 6 कुंटल 7 कुंटल किसानों को मछली मिल गई। जी। और तिलपिया छोटी मछली होती है, बड़े मज़े से 20-25 रुपया किलो बिक गई। लागत इसमें लागत वही फिंगरलिंग्स की जो लागत थी, जी, फिंगरलिंग्स की जो लागत थी वही लागत लगी, किसान को नहीं देना पड़ा। हम लोग डेमो कर रहे थे तो एक एहसान करके हैं, उन्हीं की नर्सरी थी, उनसे हम लोगों ने क्या कहूँ, किसानों के नाम पे दान मांग लिया था, किसानों के खेत में निःशुल्क डलवा दिया था। अच्छा। और ये किस ब्लॉक का गांव है? ये भटहट का है। भटहट का। हाँ। अच्छा। इस साल हम लोग 5 ब्लॉक में करने जा रहे हैं। भटहट का तो हम लोग ये चाहते हैं कि किसान भाई चूँकि उसका मुनाफा पाए हैं जी, तो जहाँ से ले आए थे, एहसान के यहाँ से हम लोग दिलवाए थे, अब उनसे पैसा दे के खरीद लें। जी जी। और अपना करें। और 4 ब्लॉक में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज हम सवेरे आपके पास आने में इसीलिए देरी हुई, दुर्गेश सहजनवा में एक हैचरी है, उन्हीं लोगों को बुलाए थे जी कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो अभी फार्मर्स का सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सभी तरह के खेतों में कि या कुछ ज़्यादा गहरा? जहाँ पे, हाँ, गोरखपुर आपका जो जनपद है, यहाँ का जो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन है, जो सामान्य वर्षा है जी, वो है 1100 मिलीमीटर जी। तो जहाँ पे वाटर लॉगिंग है, हमारी पहली शर्त है अगर मछली करेंगे तो उसको हरदम पानी चाहिए जी। एडवांस टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो एक किनारे किनारे ट्रेंच खोदना, लेकिन हमारे किसान छोटे हैं तो ये उनके लिए संभव नहीं है कि खाई खोद दें और मछली तो रहेगी 4 महीने, गेहूं फिर बोना है जी। तो ये तो हम नहीं कहते, लेकिन हम ये रिकमेंड करते हैं कि मेड़ अपनी सही रखें, मेड़ ऊंची रखें, जिससे कि 9 से 12 इंच पानी वहाँ रहे जी। और अगर 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक उनके यहाँ 9 इंच भी पानी रहता है तो तिलपिया पाल लेंगे तो 2-3 फ़ायदा होगा कि माने उनका वीडीसाइड का खर्चा बच जाएगा, छिड़काव करने वाले लेबर का पैसा बच जाएगा, घास नहीं आनी है, कीड़े का जहर नहीं डालना पड़ेगा, फसल भी जहरीली नहीं होगी, मिट्टी भी जहरीला नहीं होगा, पानी भी जहरीला नहीं होगा, उपज भी उनकी जहर से मुक्त होगी जी। और पैदावार भी बढ़ जाएगी जी। और मछली से कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। तो आम गुठलियों के दाम, हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आम गुठलियों के दाम जी जी जी। तो ये तो नया प्रयोग है, हमें लगता है कि हाँ, पिछले साल हम लोगों ने किया था जी। और चीफ सेक्रेटरी एक ट्रायल और हम लोग कर रहे हैं, सेसा के सहयोग से, एक संस्था है सेसा जी। हम लोग इस साल 10,000 हेक्टेयर में जी DSR कर रहे हैं, डायरेक्ट सोन राइस जी। उसमें क्या करना पड़ता है कि जो अपने यहाँ डायरेक्ट सोन राइस जो दुनिया भर में इस समय डमरू बज रहा है इसका, ये हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी थी जी। हम लोग जब छोटे थे तो आपको भी अगर याद होगा, किसान भाई सुनते रहे होंगे, गाना गाते थे लोग, आयल नहरिया में पानी, धान जापानी लगा हुआ। तो जो रोपाई की टेक्नोलॉजी है, जापानी टेक्नोलॉजी है जी। हम लोग वहाँ से क्योंकि घास बहुत आती थी इसमें जी। तो जब घास आती थी तो जब आप वो कर दे, पडलिंग कर देंगे, माने लेव लगा देंगे तो घास नहीं, क्योंकि ज़मीन कॉम्पैक्ट हो जाएगी जी, जी। अब जब वीडीसाइड्स इतने हैं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है जी। हम लोग क्या किए हैं इस साल की, पिछले साल सुपर सीडर एक कृषि यंत्र है जिससे आप डायरेक्ट सो कर सकते हैं जी। तो सूखे में ही हम लोग बुआए हैं जी। और आपके महाराजगंज में, पनियरा में भी कुछ एरिया में ये काम हुआ है जी जी जी। और हम लोग ये कहते हैं कि मित्र, सूखे में आप ऐसे सूखा धान डाल के चले आओ सुपर सीडर से। सुपर सीडर में जुताई बुआई एक ही बार में हो जाता है, आपको दुनिया भर के लफड़े में नहीं पड़ना है। और करके आप चले आओ, जब पहली बारिश हो,
बारिश के बिना कोई जमेगा नहीं। प्री इमरजेंस वीडीसाइड, पेंडीमेथिलीन आप उस पर स्प्रे कर दीजिए, घास आपकी जमेगी ही नहीं। और इसीलिए आप इतना लफड़ा करते हैं, 1 हेक्टेयर की रोपाई में बड़े मजे से जो बिहारी मजदूर यहाँ आ रहे हैं 3-3.5 हज़ार रुपया एकड़ ले रहे हैं। उतना पैसा आपका बच गया और वो पैसा जो बच गया वो आपकी लागत कम कर दिया, माने आपकी 3.5 हज़ार आमदनी बढ़ गई जैसे ही आपने DSR कर दिया। और ये हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी है, कहीं से आयातित नहीं है, दुनिया भर में इसी का डमरू बज रहा है। दूसरी चीज़ की मिलेट्स में हमको बहुत अच्छी कीमत मिल रही है। हाँ, मिलेट्स की काफ़ी बात हो, बहुत अच्छी कीमत मिल रही है। मैं आपको बताऊं तो आप कहेंगे हम लोग के बचपन में बाजरा, ज्वार, मक्का, मड़ुआ ये सब गरीबों का खाना माना जाता था। आज दुनिया भर में इसकी इतनी डिमांड है कि हमको अभी हमारा एक FPO है दुर्कर कृषक उत्पादक कंपनी, अभी हम लोग उस दिन 22 तारीख को गोष्ठी तो माननीय मंत्री जी से 10 टन चने का बेसन को झंडी दिखाएं, सिंगापुर जा रहा है। उसका भी हमको ऑर्डर मिला है रागी के और इसके लड्डू का, बाजरे के। बाजरे के लड्डू को पता नहीं गोरखपुर में क्या कहते थे, हमारे यहाँ ढूंढा कहते थे। हाँ, ढूंढा बोला जाता, बोला खिचड़ी के समय पे बनाया जाता था। तो उसी का गुड़ के साथ ढूंढा छोटा छोटा बना के। और बाजरे का हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 3 देश से ऑर्डर मिला है हमको, मलेशिया, इंडोनेशिया और लंका से। बाजरे का और रागी का। इसका आपके ज़िले में एक FPO है, इसमें बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। भारत का सबसे बड़ा क्लीनिंग प्लांट लग रहा है आपके गीडा में, 5 टन पर घंटे की दर से वो क्लीन करेगा। कोदो में और सावा में ये होता है कि उसमें 7 छिलके होते हैं। पहले आपका अगर बचपन याद हो या किसान भाई जो पुराने होंगे जानते होंगे कि सावा कोदो ये हमारा भोजन था, ज्वार बाजरा हैं, उसका भात खाए हम, भात खाए। हाँ, तो उसको महिलाएं कूटती थी ओखली में, फिर इसके बाद सूप से पछोड़ती थी, फिर कूटती, क्योंकि 7 लेयर होती छिलके की और इतना इंटैक्ट होता है कि बार बार आपको कूटना पड़ता है। तो ये जो मशीन यहाँ पे लग रही है वो 5 टन पर घंटे की दर से प्रोसेस करेगी। और हम लोग जो है मार्केट में उतार भी चुके हैं, 16 स्टोर पे आपके गोरखपुर में इसके सावा के, कोदो के, उसके रागी के प्रोड्यूस आपको मिल जाएंगे। और हमारा FPO है दुर्कर कृषक उत्पादक कंपनी, यहीं गोरखनाथ के पास के पिपराइच बेस्ड है। तो ये लोग इस पे काम कर रहे हैं और हम लोग जो है 2.5 ब्लॉक इसके लिए फोकस किए हुए हैं। आप सिंह साहब जैसे कोई किसान मिलेट्स की खेती करना चाहता है और इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो किससे कांटेक्ट करेगा? इनको कुछ नहीं करना है, हम अपनी गोष्ठियों में एक कैलेंडर इसका बनवाए हैं कि मतलब कि लोग रेसिपी तक भूल गए थे। तो गोरखपुर माने प्रदेश का पहला जिला है जहाँ पे हम लोग पिछले साल से एक पेज पे, क्योंकि अगर आप कोई लिटरेचर किताब की शक्ल में देते हैं, लीफलेट की शक्ल में देते हैं तो जाके घर पे फेंका जाता है। हमने कैलेंडर शेप में बनाया है। मैं आपके स्टूडियो के लिए भी दूंगा, आपके पास किसान उसान आते होंगे। उस कैलेंडर में हमने पूरे 12 महीना का रखा है। एक पेज में उसकी क्या क्या रेसिपी बन सकती हैं, उसकी कल्टीवेशन कैसे करेंगे और नीचे उस महीने का वो है और हमने 12 महीने हैं, 12 में उसको बांटा है और सारे मिलेट्स उसमें हैं। और उस पर चूँकि ये लो लाइंग एरिया है, गोरखपुर, महाराजगंज, आपका देवरिया, कुशीनगर, ये लो लाइंग एरिया है और यहाँ बारिश भगवान की बड़ी कृपा है कि यहाँ का नॉर्मल प्रेसिपिटेशन 1100 मिलीमीटर है। तो यहाँ पे पानी बहुत है। तो इसके लिए हमने मखाना का भी एक चैप्टर रखा है, मैंने एक पेज मखाना को दिया है और एक MBA मखाना वाला है, वो इस फील्ड में काम कर रहा है, MBA किया वो लड़का है। तो वो कर रहा था तो उसी से प्रेरित होकर हमने एक पेज मखाना की खेती का भी रखा है कि उसके कितने प्रोड्यूस बन सकते हैं। और वो लड़का तो आप ही के ज़िले में थोड़ा बहुत काम कर रहा है, वो 125 प्रोडक्ट जो है उसके मखाने के बनाया, काफ़ी मखाने का इडली, मखाने का डोसा, 125 तरह के वो प्रोड्यूस उसके हैं। तो चूंकि इसको हम इसलिए जानबूझ के मिलेट्स के साथ शामिल किए हैं कि हमारे जिले की खेती के लिए भी गोरखपुर के और आसपास के जिलों की बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ तो इतनी बारिश है, कहीं गड्ढा है उसमें मखाना, जहाँ सिंघाड़ा आएगा वहाँ मखाना आएगा। अच्छा, सिंघाड़ा मखाना गड्ढे वाली ज़मीन में उसको पानी चाहिए, पानी में डूबा होना, जैसे सिंघाड़ा जलकुंभी होता है वैसे मखाना होता है। जी। तो वो वहाँ पे आ जाएगा और बहुत अच्छा है, कोई लागत नहीं है, खाली वही बीज का खर्चा एक बार है और एक बार आगे अगर जिसे जलकुंभी बार बार आप साफ करते हैं बार बार आ जाती है। वही कथा जो है उसकी सिंघाड़ा की है, वही कथा जो है इसकी, आप साफ करते रहेंगे, आते रहेगा, होते रहेगा। उसके नीचे आप मछली भी कर सकते हैं। जी।
एक किसानों के लिए, जैसे कोई किसान कभी कोई समस्या है और कृषि विभाग से बात करना चाहता है, आप लोगों से सलाह लेना चाहता है, तो कोई ऐसा नंबर है क्या जिसको किसान डायल करे और उस पर उसको कुछ सूचनाएं या उसकी समस्या का निदान हो? स्टेट का एक नंबर है, भारत सरकार का नंबर है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हर जगह की परिस्थितियाँ अलग होती हैं जी। जैसे गोरखपुर जनपद को ही लें तो यहाँ 3 AES है। AES मतलब होता है एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, जी। 3 तरह का है जी। आप अगर इस तरफ वाली एरिया लेंगे रोहिन के इधर, जी, तो वो दूसरा, जैसे भरोइया, जंगल कौड़िया, ये वहाँ पे दूसरा AES है। जी। आप इस तरफ लेंगे ब्रह्मपुर सरदार नगर वाले पोर्शन को, चितहरी उतरी वाला इलाका, तो ये दूसरे तरह का AES है। जी। और आप इधर बांसगांव का लेंगे, ये वाला यहाँ से पाली से इस नेशनल हाईवे के उधर का, तो वहाँ पे दूसरा एग्रो इकोसिस्टम है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो सबसे आसान तरीका ये है कि इसीलिए आपके ज़िले में 2 KVK हैं। जी। अपने सीडी स्टोर पे संपर्क करें, अगर वहाँ से नहीं हो सकता है तो अपने KVK पे संपर्क, कहीं से कुछ अगर नहीं हो सकता है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी, जी, जी। हमसे संपर्क करेंगे, मैं अपना नंबर बोल दीजिए। हम नंबर बोल देंगे। हम जो है 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं। मेरा मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं रहता। मेरा फ़ोन ना उठे तो आप समझ लीजिए कि मैं किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँगा। अदरवाइज़ मैं फ़ोन जो आता है मैं रिंग बैक भी करता हूँ, किसान से बात करता हूँ। और हमसे बात करने का, क्योंकि इस समय यहाँ पे लोड इस समय कम रहता है, 6 से 8 अगर किसान भाई फ़ोन करें तो सबसे आसान, क्योंकि मैं सवेरे 4 बजे जग जाता हूँ, तो 6 से 8 भदोही के सारे किसान हमको 6 से 8 फ़ोन करते थे। मैं रजिस्टर मेंटेन करता था, उसको नोट करता था। फिर PM किसान की समस्याएं तब ज़्यादा आती थी, अब तो करीब करीब सुलट गया है। तो फिर कंप्यूटर ऑपरेटर को 8 बजे बुलाता था, वो करवाता था। लेकिन अब यहाँ पे वो समस्या नहीं है, तो 6 से 8 संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 70 11 80 39 04। किसान भाई ध्यान से इस नंबर को सुन लेंगे, और कभी भी खेती संबंधी कोई समस्या आए तो आप उप निदेशक साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। समय भी उन्होंने बता दिया है कि सुबह 8 बजे तक वो अवेलेबल रहते हैं और आप उनसे बात कर सकते हैं। तो हमारी बातचीत तो आपसे आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि आपके पास इतने अनमोल ख़जाना है तो उसमें से हम कुछ कुछ निकालते रहेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए और किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।